जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु, इनके भक्त इन्हें गॉडमैन यानी कि देव मनुष्य मानते हैं। इनके आईटी सेल का हिस्सा और भक्तों में से एक इसके बारे में आपको पता होगा, जो कि धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा, फैक्ट्स के नाम पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और विक्टिम कार्ड खेलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी माहिर है। तो हम लोग इसके तरह गृहमंत्री से कोई Z+ सिक्योरिटी की मांग नहीं करने वाले हैं और ना ही किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि ये वीडियो पूरी तरह से फैक्ट्स और प्रूफ के साथ इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है, जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री टीम के द्वारा मुख्य रूप से प्रतीक गोयल के द्वारा पूरा किया गया है। और ये वीडियो भी न्यूज़ लॉन्ड्री के सहमति से ही बनाया जा रहा है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी बड़ा है, जिसे पूरा करने में 4 महीने से भी ज़्यादा का समय लगा है। न्यूज़ लॉन्ड्री एक सब्सक्राइबर आधारित विज्ञापन मुक्त मीडिया संस्थान है। इस तहकीकात के ओरिजिनल 3 पार्ट सीरीज को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और उन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जग्गी वासुदेव के ऊपर बहुत पहले से ही अवैध कामों को लेकर काफ़ी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन वो आरोप कौन कौन से हैं और क्या उन आरोपों की कभी तहकीकात की गई? अगर हाँ, तो उसका नतीजा क्या निकला? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? और क्या इन अवैध कारनामों को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपने गॉडमैन की छवि का इस्तेमाल किया, या फिर अपने अवैध कामों की वजह से ही वो इतने मशहूर और समृद्ध हो पाए हैं? इस तहकीकात में जो सामने आया उसमें लालच, भ्रष्टाचार, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भावनाओं का फ़ायदा उठाकर भौतिक समृद्धि अर्जित करने का वही पुराना पैतरा दिखता है जो पहले भी भारत में गॉडमैन समझे जाने वाले काफ़ी लोगों में आप देख चुके हैं। और ये सब कुछ का केंद्र है तमिलनाडु के कोयम्बटूर का एक छोटा सा आदिवासी गांव इक्कराई बोलवमपट्टी। इसी में 150 एकड़ में फैला ईशा फाउंडेशन का मुख्यालय है, जहां कुल 77 छोटा बड़ा संरचना किया गया है। और इसी में से एक ईशा आश्रम भी है, जो सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाता हुआ 1994 से 2011 के बीच तैयार किया गया था। ये गांव वेलियंगिडी पहाड़ों में स्थित बोलवमपट्टी रिजर्व फॉरेस्ट के बगल में पैकीडर्म के थानीकांडी मरुधामलाई माइग्रेशन कॉरिडोर के किनारे बसा हुआ है। इसीलिए वहां पर निर्माण कार्य तो दूर, लोगों का गतिविधि भी हिल एरिया कंजर्वेशन अथॉरिटी हाका के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसे तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों के वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजी को बचाने के लिए 1990 में बनाया गया था। यहाँ की ज़मीन पर 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का निर्माण कार्य हाका के इजाज़त के बगैर नहीं किया जा सकता है, जबकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से ये पता चलता है कि 1994 से 2011 के बीच ईशा फाउंडेशन के द्वारा बगैर अनुमति के इक्कराई बोलवमपट्टी में 63,380 स्क्वायर मीटर का निर्माण कार्य किया गया और 1400 स्क्वायर मीटर का एक कृत्रिम झील भी बनाया गया। इस पर वासुदेव और उनके फाउंडेशन का कहना है कि उन्होंने 32,855 स्क्वायर मीटर के ज़मीन पर निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय पंचायत से अनुमति ली थी, जबकि हाका के अंदर आने वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को अधिकृत करने के लिए स्थानीय पंचायत के पास पावर ही नहीं है। 2011 में ईशा फाउंडेशन हाका से स्वीकृति लेने के लिए एक आवेदन किया था, लेकिन वो उससे पहले ही काफ़ी निर्माण करवा चुका था। जुलाई 2011 के वन विभाग के एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ईशा फाउंडेशन के द्वारा 63,380 स्क्वायर मीटर की ज़मीन पर अवैध निर्माण के साथ साथ 28,582 स्क्वायर मीटर की ज़मीन पर नए निर्माण को हरी झंडी दिखाने के लिए हाका से आवेदन किया गया था। इस आवेदन को देखते हुए कोयम्बटूर के उस समय के फॉरेस्ट ऑफिसर वी थिरुन्नाबुक्करासु फरवरी 2012 में ईशा आश्रम जाते हैं, जहां देखते हैं कि ईशा के द्वारा बहुत सारा अवैध इमारत तैयार किया गया है, जिसमें 28,582 स्क्वायर मीटर का वो प्लॉट भी शामिल था, जिसकी मंजूरी के लिए वो हाका से आवेदन किया था। थिरुन्नाबुक्करासु वहाँ ये भी देखते हैं कि आश्रम की 4 दीवारी और मेन गेट जंगल के ज़मीन पर बना था और ईशा के द्वारा किए गए अनेक निर्माण कार्यों और वहाँ पर आने वाले भक्तों की भीड़ की वजह से एलिफेंट कॉरिडोर का रास्ता भी बाधित हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले आसपास के लोग और जानवरों के बीच तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और यही सब की वजह से वो उसे मंजूरी देने से इनकार कर देते हैं। उसी साल अक्टूबर में ईशा अपने आवेदन को वापस ले लेता है, ये कहते हुए कि वो आवेदन में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, जिसके बाद उस आवेदन पत्र को 2014 तक फिर से दोबारा दायर नहीं किया गया। थिरुन्नाबुक्करासु एक चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर 2018 में फिर से कोयम्बटूर वापस आते हैं, लेकिन सिर्फ 4 दिनों बाद ही उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। 2012 में MS पार्थिपन नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर भी ईशा फाउंडेशन का दौरा करते हैं और पाते हैं कि आश्रम का कुछ हिस्सा उन मार्गों के बीच पड़ती है जिससे साडीबियाल और थानीकांडी के बीच हाथी आवाजाही करते थे। ईशा द्वारा जंगल के ज़मीन पर अवैध रूप से इमारतें और दीवारें खड़ी करने से, बिजली के कटीले तार खींच देने से, हाथी फसलों को कुचलते हुए ग्रामीणों पर हमला करते हुए सुमेरु से नरसीपुरम के बीच जंगलों से बाहर निकलने के लिए वो मजबूर हो गए थे। पार्थिपन के द्वारा किए गए ईशा आश्रम के निरीक्षण संबंधी सारी गुप्त जानकारी रखने वाले वन विभाग के एक दूसरे अधिकारी का कहना है कि 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के सभी निर्माण कार्यों के लिए हाका की मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन ईशा ने एक बहुत बड़े क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य किए। उन्होंने पहले ही इमारतें और ढांचे खड़े कर लिए, फिर मंजूरी के लिए हमसे निवेदन किया। जब भी उन्हें नए निर्माण कार्यों के लिए अनुमति लेने की जरूरत पड़ी, उन्होंने हमारी मंजूरी का इंतजार नहीं किया और सीधे निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ईशा की ज़मीनें एलिफेंट कॉरिडोर में आ रही थी और बाधाएं डाल रही थी, इसीलिए उन्हें मंजूरी नहीं मिली। इक्कराई बोलवमपट्टी के कम से कम 33 इमारतों को ईशा के द्वारा धार्मिक परिसर के तौर पर चिन्हित किया गया, जिसका मतलब है कि वो तमिलनाडु राज्य के प्लानिंग रूल्स के अनुसार सार्वजनिक इमारतें थी, जिनके निर्माण के लिए जिला कलेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर फॉर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन ईशा ऐसा नहीं करता है, बल्कि इसकी मंजूरी के लिए वो पंचायत के पास गया।
जबकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से बिना पूछे पंचायत के पास ऐसी मंजूरी देने का कोई अधिकार ही नहीं है। आखिरकार फाउंडेशन मंजूरी लेने के लिए 2011 में कंट्री प्लानिंग के पास गया, लेकिन उससे पहले ही वो बहुत सारी इमारतें खड़ा कर चुका था, सब के सब अवैध। पिछले 15 सालों में जो भी निर्माण कार्य हुए थे वो सबकी मंजूरी मांगने के साथ साथ कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से वो 27 नई इमारतें बनाने की भी अनुमति मांग रहे थे। लेकिन अर्जी अधूरा होने की वजह से प्लानिंग डिपार्टमेंट उन्हें फरवरी 2012 तक दोबारा एक अर्जी देने को कहता है। ईशा द्वारा अंतिम तिथि के नियम का उल्लंघन करते हुए 7 महीने के बाद एक नई अर्जी भेजी गई। इसके बाद जब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी अक्टूबर 2012 में आश्रम का दौरा करते हैं तो पाते हैं कि नई इमारतों का निर्माण पहले से ही शुरू हो चुका था। वे लोग उसी वक्त ईशा फाउंडेशन को निर्माण कार्य रोकने का आदेश देते हैं और नवंबर 2012 में एक नोटिस भी जारी करते हैं, लेकिन ईशा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अंत में दिसंबर 2012 में प्लानिंग डिपार्टमेंट ईशा को 1 महीने के अंदर सभी इलीगल ढांचों को गिराने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी करता है। फाउंडेशन इस नोटिस पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कमिश्नर के आगे चुनौती देता है और ये मामला अभी तक अधर में ही लटका हुआ है। उस समय के मुखिया कोयम्बटूर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर थे, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उनके विभाग ने आदेशों के उल्लंघन करने पर ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इस पर उनका कहना है कि नोटिस जारी होने के 1 महीने बाद ही उनका तबादला कर वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद वहाँ क्या हुआ वो नहीं जानते, मंजूरी लिया गया कि नहीं उन्हें नहीं पता। 2012 तक ईशा फाउंडेशन कुल 50 नए निर्माण करवा चुका था और 27 नए इमारतों का निर्माण करवा रहा था, और ये सब का सब इलीगल था। और ऐसा भी नहीं है कि फाउंडेशन के इस अवैध कामों को चुनौती नहीं दी गई। पिछले 8 सालों से पुगलागिन ननबार्गल एनजीओ के एम वेत्रीसेल्वन वासुदेव के अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने 2013 से 2014 के बीच कुल 4 याचिकाएं दायर की हैं। अपनी याचिकाओं में वो प्लानिंग डिपार्टमेंट से ईशा फाउंडेशन के अवैध इमारतों और ढांचों को गिराने के लिए आदेश जारी करने की, इन अवैध कामों के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की, ईशा संस्कृति स्कूल के संचालन पर रोक लगाने की, ईशा परिसर को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के प्रावधान पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इन याचिकाओं पर मार्च 2013 से अप्रैल 2014 तक कुल 10 सुनवाई हुई, लेकिन उसके बाद से अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुई है। इनके याचिका पर पहली सुनवाई 8 मार्च 2013 को हुई, जिसमें ईशा फाउंडेशन, जिला कलेक्टर, वन विभाग, हाका और ग्राम पंचायत को एक नोटिस जारी किया गया। 25 मार्च 2013 को हुई अगली सुनवाई में ईशा के वकील अपना पक्ष रखने के लिए कुछ और समय की मांग करते हैं। 20 जून को ईशा फाउंडेशन, प्लानिंग डिपार्टमेंट और राज्य सरकार सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दाखिल करते हैं और मामले को स्थगित कर दिया गया। 22 अगस्त 2013 को 3 और याचिकाएं दायर किया गया। चारों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुआ। दोनों पक्ष बहस करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और मामले को फिर से स्थगित कर दिया गया। 13 मार्च 2014 की सुनवाई के दौरान स्टेट स्कूल अथॉरिटी का कहना था कि उन्होंने ईशा को स्कूल के संचालन की कोई अनुमति नहीं दी है। जिसके बाद अदालत का कहना था कि एक बार जब सारे प्रतिवादी अपना अपना पक्ष दाखिल कर लेंगे उसके बाद ही अंतिम सुनवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई अंतिम सुनवाई हुआ ही नहीं। मतलब 2014 के बाद से अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुआ है। ईशा द्वारा महाशिवरात्रि के उत्सव के आयोजन को लेकर 2017 में वेत्रीसेल्वन एक और याचिका दायर करते हैं, लेकिन कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने से ये कहते हुए इनकार कर देता है कि उनके द्वारा दायर की गई पहले की याचिकाएं अभी तक लंबित हैं। ऊपर से कोर्ट का यह भी कहना था कि उन्होंने यह याचिका किसी अन्य छिपी हुई मंशा के तहत दायर की है। वेत्रीसेल्वन का कहना है कि पिछले 15-20 सालों में इंसानों और जानवरों के बीच टकराव के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसका मुख्य कारण है हाथियों के प्राकृतिक आवास में अवैध निर्माण, जिसमें ईशा फाउंडेशन बहुत बड़े स्तर पर शामिल है। उनका यह भी कहना है कि हम इस क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण को बचाने में जुटे हुए हैं ताकि इसके बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके, और इन्हीं सब कारणों से हम ईशा फाउंडेशन के अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पुश्तों से चली आ रही कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हाईकोर्ट से निराश होने पर ईशा द्वारा किए जा रहे पर्यावरण और अन्य जीवों के विनाश के खिलाफ वेत्रीसेल्वन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के पास पहुंचते हैं। इसके 3 साल बाद NGT स्थानीय प्रशासन और ईशा को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि आश्रम में आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि जैसे अवसर पर प्रदूषण न हो। 2017 में ईशा के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने वालों में सेल्वन अकेले नहीं थे। इकराई बोलबम पट्टी के मुट्टाथू अयाल बस्ती के आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले 49 वर्षीय पी मुथामल के जरिए वेलियंगिरी हिल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने भी एक याचिका दायर की थी। मुथामल के इस याचिका में कहना था कि ईशा के अवैध निर्माण कार्यों की वजह से इंसानों और जानवरों के बीच बढ़े टकरावों की वजह से आदिवासियों की जिंदगी दूभर हो गई है। वो फाउंडेशन के 112 फुट बड़ी आदियोगी प्रतिमा पर भी आपत्ति जताती हैं, क्योंकि इसे भी आवश्यक मंजूरी के बिना ही बनाया गया था। एक याचिका का जवाब देते हुए उस समय के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर इस बात का पुष्टि करते हैं कि इस मूर्ति का निर्माण उनके विभाग की मंजूरी के बगैर ही किया गया है। इससे पहले कि वो अपना जवाब दाखिल कर पाते 28 फरवरी 2017 को इस प्रतिमा का उद्घाटन किसी और के नहीं बल्कि स्वयं हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरा किया जा चुका था। ये सामने आने के बावजूद कि इस मूर्ति को कानूनी तौर पर चुनौती दी गई है, मोदी जी को इसका उद्घाटन करने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं हुआ। प्लीज़ क्लैप, यस क्लैप फॉर आवर ऑनरेबल पीएम। ईशा के इतने सीधे तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक प्रमुख कारण है उस पर राजनेताओं का हाथ होना, खासकर तमिलनाडु सरकार का। और बेहद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ईशा आश्रम का एलिफेंट कॉरिडोर में स्थित होने के संबंध में वन विभाग एकदम नाटकीय रूप से अपना दृष्टिकोण बदल चुका है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2012 में कोयम्बटूर के फॉरेस्ट ऑफिसर ने राज्य के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को सूचित किया था कि ईशा द्वारा एलिफेंट कॉरिडोर के जमीन पर निर्माण कराया गया है। इसके साथ आश्रमों में भक्तों की भीड़ की वजह से इंसानों और जानवरों के बीच
टकराव बहुत बढ़ गया है और केवल महाशिवरात्रि उत्सव के आयोजन तक ही सीमित न रहने वाली बड़ी बड़ी लाइट्स और तेज आवाज़ वाली ऑडियो की वजह से भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। इसी तरह जिला कलेक्टर द्वारा 2013 में जारी की गई एक अधिसूचना में ईशा का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन उसमें कहा गया था कि इकराई बुलबम पट्टी में रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास अवैध निर्माण कार्यों की वजह से एलिफेंट कॉरिडोर में बाधा बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जानवरों द्वारा इंसानी जानमाल की काफ़ी क्षति हो रही है। इस नोटिस में हाका की मंजूरी के बगैर निर्मित किए गए ईसा परिसर में बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने की भी धमकी दी गई, लेकिन 2020 तक आते आते फॉरेस्ट ऑफिसर अलग अलग धुन गाने लगे। जून 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पी दुराईरासु ये दावा करते हैं कि ईशा परिसर इकराई बुलबम पट्टी ब्लॉक 2 रिजर्व फॉरेस्ट से सट कर बना हुआ है। ये एक प्रसिद्ध एलिफेंट कॉरिडोर है, लेकिन एक अधिकृत एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है। उनका यह भी कहना था कि हाथी अपने वार्षिक प्रवास के लिए इकराई बुलबम पट्टी में उस जगह के करीब से गुजरते हैं जहां ईशा परिसर स्थित है, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है। इकराई बुलबम पट्टी पर वन विभाग की स्थिति में आए बदलाव की वजह से ईशा को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा। पिछले साल मार्च में पलानीस्वामी की सरकार ने उन प्लॉट्स को नियमित कर दिया जो बिना किसी मंजूरी के उस पर्वतीय क्षेत्र पर बनाए गए थे, जिनमें हाका की वो जमीनें भी शामिल थी जो एलिफेंट कॉरिडोर के दायरे से बाहर थी, लेकिन इकराई बुलबम पट्टी के अंतर्गत आती थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता जी सुंदरराजन दावा करते हैं कि ये नियम अप्रत्यक्ष रूप से ईशा फाउंडेशन की मदद के लिए लाया गया है ताकि उनके अवैध निर्माण कार्यों को नियमित किया जा सके, और सरकार अभी तक इसे अधिसूचित भी नहीं किया है कि उन्होंने यह नियम बनाया है। 2017 में ईशा द्वारा हाका को जिस कंस्ट्रक्शन की मंजूरी के लिए अर्जी भेजा गया वो उससे पहले ही कंस्ट्रक्शन को पूरा कर इमारतें खड़ा कर चुका था, जिसके बाद उस समय के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर एच बसवराजू इस अर्जी के संबंध में जांच परख करने के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें पता चलता है कि ईशा के निर्माण कार्यों से स्थानीय जीवों और पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंच रही है। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को सिर्फ तभी पहले बन चुके इमारतों को मंजूरी देने के लिए कहा गया जब ईशा उन इमारतों में जरूरी बदलाव कर दे, कुछ सड़कों का उपयोग करना बंद कर दे और फॉरेस्ट रिजर्व के 100 मीटर के अंदर कोई नया कंस्ट्रक्शन न करने पर सहमत हो जाए। उसी साल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी के द्वारा राज्य के वन विभाग को यह सब के बारे में पता होने के बावजूद 2012 से ही ईशा के अवैध निर्माण कार्यों को न रोकने की वजह से फटकार लगाया गया। सीएजी के रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ईशा फाउंडेशन दावा करता है कि वो अपने सभी निर्माण कार्यों के लिए 16 मार्च 2017 को हाका से मंजूरी ले चुका था, जबकि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के द्वारा गठित कमेटी ईशा परिसर का निरीक्षण ही 17 मार्च 2017 को किया था और इसके कुछ दिनों बाद 29 मार्च को उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यहाँ तक कि 4 अप्रैल 2017 को तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से ईशा को सशर्त पोस्ट कंस्ट्रक्शन मंजूरी देने का सिफारिश किया गया था। इसके बाद ही उस विभाग ने 3 मई को कोयम्बटूर में अपने रीजनल डिप्टी डायरेक्टर को ईशा के निर्माण कार्यों को इस शर्त पे पोस्ट कंस्ट्रक्शन मंजूरी देने के निर्देश दिए कि वो पूरा शुल्क का भुगतान करे और वन विभाग के शर्तों का पालन करे। तो फिर ये कैसे संभव है कि 16 मार्च 2017 को ही ईशा फाउंडेशन के निर्माण कार्यों को हाका के द्वारा मंजूरी मिल गया? ईशा फाउंडेशन इस बात पर और दूसरे कुछ आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर जवाब पाने के लिए न्यूज लॉन्ड्री द्वारा भेजे गए एक ईमेल का रिप्लाई देते हुए फाउंडेशन के प्रवक्ता चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आपके अनुमान और पूर्वानुमान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप फाउंडेशन को बदनाम करना ही चाहते हैं तो आप ये काम अपने निजी जोखिम पर ही करें। तमिलनाडु के पास निर्माण के बाद की मंजूरी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट किसी निर्माण को पूरा हो जाने पर तभी नियमित कर सकता है जब कुछ खास शर्तें पूरी कर ली जाती हों, लेकिन ये विभाग पर्यावरण संबंधी कोई भी मंजूरी देने का अधिकार नहीं रखता है। उस समय के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर बसवराजू ईशा के द्वारा बनाए गए इमारतों का कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद मिलने वाली मंजूरियों के संबंध में कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर चुके हैं। उनकी जगह पर आए एक दूसरे अधिकारी और एनजीटी में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने वाले दुराईरासु का कहना है कि शर्तों से छूट मिलने के बाद केवल सिफारिश ही पूरी की गई है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने शर्तों का पालन किया या नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने अभी तक हाका से कोई अनुमति नहीं ली है। कोयम्बटूर के जिला कलेक्टर होने के नाते हाका के प्रमुख राजमणि का कहना है कि वो एजेंसी द्वारा ईशा को दी गई मंजूरियों के विषय में कोई बात नहीं करना चाहते। आप जो मर्जी चाहे कह सकते हैं। वासुदेव के अवैध कामों में लिपटे होने के बावजूद पिछले 15-20 सालों में वो एक ब्रांड बन चुके हैं। उनके भक्त उन्हें गॉडमैन समझते हैं और एक इंसान का जग्गी वासुदेव से सदगुरु बनने के पीछे मीडिया और पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ है। चेन्नई से प्रकाशित होने वाली तमिल साप्ताहिक पत्रिका आनंद विक्टन में एक आध्यात्मिक नेता द्वारा 1997 में कॉलम लिखना शुरू किया गया। विक्टन उन दिनों तमिल न्यूज़ और रिपोर्टिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था और अब भी है। इसीलिए जब कॉलम जैसा महत्वपूर्ण स्थान एक तथाकथित गुरु के हवाले किया गया तो इस पर थोड़ा बहुत कुछ लोग चौंक गए, लेकिन ये फैसला काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। मन से रिलैक्स प्लीज, यानी अपने मस्तिष्क को शांत करो। सबसे पहले 1997 में, उसके बाद सन 2003 में स्वामी सुखबोधानंद के द्वारा इसे लिखना शुरू किया गया। यह इतना सफल रहा कि 2004 में इस कॉलम को फिर से आनंद विक्टन में जगह दिया गया, लेकिन इस बार इस कॉलम का कमान उनसे कम प्रसिद्ध गुरु के हाथों में था। विक्टन की दूसरी आध्यात्मिक श्रृंखला के लेखक ने उसका नाम बदलकर अथाई इकुम असाई पढ़ो रख दिया। इसका मतलब होता है सब कुछ की चाहत। इस लेखक के पास सच्चे फॉलोअर्स का झुंड तो पहले से था, लेकिन वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उतना मशहूर नहीं हुआ था जितना कि वो आज है। और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि स्वयं जग्गी वासुदेव थे। मन से रिलैक्स प्लीज को पहले से ही पढ़ने वालों की तरफ से पसंद किया गया था, इसीलिए वो अथाइना इकुम असाई पढ़ो को भी पढ़ते हैं
और इसी तरह लोगों का ध्यान वासुदेव की ओर जाने लगा, जिसके बाद सितंबर 2007 में वो काटुपू नाम का एक अपना पत्रिका लॉन्च करते हैं, जिसे पढ़ने वाले ज़्यादातर उनके फॉलोअर्स ही थे। विघटन के लाखों पाठकों के मन में वो एक विचारवान आध्यात्मिक सलाहकार के तौर पर स्थापित हो चुके थे और अपने कॉलम के शुरू होने के 3 साल बाद वो अपने लिए काफ़ी राजनीतिक समर्थन खड़ा करना शुरू कर चुके थे। डीएमके के अध्यक्ष एम करुणानिधि 2006 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, जो खुद एक नास्तिक थे और साधु संतों के प्रति हमेशा आलोचनापूर्ण नजरिया ही रखते थे, लेकिन सदगुरु को लेकर उनका नजरिया कुछ अलग था। करुणानिधि से वासुदेव का जान पहचान नखीरन के एक वरिष्ठ पत्रकार कामराज ने करवाई थी। कामराज डीएमके अध्यक्ष के करीबी थे और वासुदेव के फॉलोअर भी। वासुदेव उन्हें करुणानिधि से मिलवाने को कहते हैं, जिसके बाद कामराज न केवल उन दोनों को मिलवाते हैं बल्कि करुणानिधि को अन्ना यूनिवर्सिटी में होने वाले ईशा फाउंडेशन के एक आयोजन में भी आने के लिए राजी कर लेते हैं। ये आयोजन 23 सितंबर 2007 को चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में हुआ, जो एक वृक्षारोपण समारोह था जिसमें वासुदेव और करुणानिधि दोनों भाग लेते हैं। और अपने भाषण में करुणानिधि वासुदेव की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यदि पर्यावरण के मामले में लोग वासुदेव के नक्शे कदम पर चले तो दुनिया एक बहुत बेहतर जगह बन जाएगी। 2006 में करुणानिधि से मुलाकात होने से पहले वासुदेव की कोई राजनीतिक पहुंच नहीं थी, लेकिन जब वो डीएमके के खास लोगों से जुड़ने में सफल हो गए तब उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ गई। राजनेताओं के साथ साथ वासुदेव जल्द ही फिल्म स्टार्स, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन का एक अच्छा खासा समूह अपने फॉलोअर्स के तौर पर खड़ा कर चुके थे। प्रिंट मीडिया और पॉलिटिशियंस के बाद अब वासुदेव टेलीविजन की तरफ बढ़ते हैं। 2008 में तमिल एंटरटेनमेंट चैनल वासुदेव के कॉलम के नाम से ही एक शो शुरू करता है, अथाइना हुकुम असाई पाड़ू, जिसका प्रसारण रविवार के सुबह आधे घंटे के लिए किया जाता था, जिसमें वासुदेव अपने पसंदीदा मेहमानों के साथ बैठकर कई अलग अलग मुद्दों पर बात करते थे। उनके सभी मेहमान अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़ी हस्ती होते थे, साहित्य, संगीत, सिनेमा, राजनीति, सभी क्षेत्र के। जिसके बाद वासुदेव तमिलनाडु में और प्रसिद्ध होते गए। नवंबर 2010 में इन कन्वर्सेशन विद द मिस्टिक के नाम से ईशा फाउंडेशन अपना एक शो शुरू करता है। इसका कंसेप्ट भी पुराने कार्यक्रम के जैसा ही था, लेकिन अब इसे लाइव ऑडियंस के सामने फिल्माया जाने लगा और मेहमानों के तौर पर कई बॉलीवुड कलाकार, पत्रकार, क्रिकेटर ये सब वासुदेव के साथ शामिल होने लगे। इस प्रोग्राम में बैठने के लिए टिकट लगता था। जल्द ही वासुदेव सहयोगी प्रोग्राम्स भी शुरू करते हैं, जैसे यूथ एंड ट्रुथ, जिसमें वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे जाने माने यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत करते हैं। वासुदेव को आज की तारीख में अपने ब्रांड के प्रचार प्रसार के लिए किसी पत्रिका का कॉलम या टीवी शो की जरूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट के जरिए वो खुद ही यह काम कर रहे हैं। उनके फाउंडेशन का केंद्र पूरे भारत और विश्व भर में फैला हुआ है। इसके साथ ही उनके फाउंडेशन के पास 4600 फुल टाइम वॉलंटियर्स और 90 लाख पार्ट टाइम वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क है। इन वॉलंटियर्स को किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि वो इनर इंजीनियरिंग के एक प्रोग्राम से गुजर के आने के बाद ही फाउंडेशन के द्वारा काम करने के लिए चुने जाते हैं। वो ईशा के लिए सोशल मीडिया संभालने, आईटी डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, ब्रांड स्ट्रेटजी, वीडियो एडिटिंग और शूटिंग, आयोजन करवाने, चंदा इकट्ठा करवाने, खाना बनाने और साफ सफाई के साथ साथ और भी बहुत सारे आश्रम के काम करते हैं। वासुदेव के इर्द गिर्द योगा को लेकर भी कुछ उलझे हुए सवाल हैं। ईशा योगा वासुदेव के सबसे बड़ी उत्पादों में से एक है, जो कि कथित तौर पर उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। लेकिन एक नाम है जो ईशा फाउंडेशन के साथ कभी सुनाई नहीं देता है, और वो नाम है ऋषि प्रभाकर। ये वही शख्स हैं जिन्होंने 1984 में योगा का एक रूप सिद्ध समाधि योगा वासुदेव को सिखाया था। प्रभाकर एक आध्यात्मिक गुरु और योगा के अध्यापक थे, जो 1974 में बेंगलुरु में सिद्ध समाधि योगा के पायनियर थे। वासुदेव 1984 में प्रभाकर के अधीन रहकर मैसूर के नज़दीक गोमातागिरी क्षेत्र में अध्ययन किए थे। सिद्ध समाधि योगा में प्रशिक्षित होने तक वासुदेव का योगा से कोई पूर्व संबंध नहीं था। इसके बाद वो 1986 से 1987 के बीच हैदराबाद, बेंगलुरु और मैसूर में प्रभाकर का योगा सिखाने लगे। फिर प्रभाकर वासुदेव को कोयम्बटूर में एक और केंद्र की स्थापना करने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वो खुद को गुरुजी से अलग कर लेते हैं और अपना खुद का ईशा योगा शुरू कर देते हैं। इनके ईशा फाउंडेशन की स्थापना 1992 में हुई थी। सुब्रमण्यम रेड्डी, जो कि सिद्ध समाधि योगा के एक अध्यापक है, उनका कहना है कि जग्गी वासुदेव सिद्ध समाधि योगा के सबसे बेहतरीन अध्यापकों में से एक थे। वो गुरुजी के भी बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने उनसे नाता बहुत जल्दी तोड़ लिया और कोयम्बटूर में अपना योगा सिखाना शुरू कर दिया। वासुदेव जो कुछ भी सिखाते हैं वो सब ऋषि प्रभाकर के कोर्स से ही लिया गया है। जग्गी वासुदेव के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, वो सब कुछ करने के लिए एक अच्छी खासी आमदनी होनी चाहिए। और काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल भी हो सकता है कि वासुदेव के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, आखिर उसके लिए आमदनी आता कहाँ से और कैसे है। आयकर विभाग के दस्तावेजों के अनुसार जग्गी वासुदेव का ईशा फाउंडेशन इनकॉर्पोरेटेड, जो कि अमेरिका में पंजीकृत है, इसने साल 2018 में 56 करोड़ 43 लाख रुपए आमदनी दर्ज किया। इसमें से करीब 35 करोड़ 81 लाख रुपए डोनेशन से आया है। फाउंडेशन के आय का भारत में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये दावा करती है कि डोनेशन या फिर सहयोग, जैसा कि ईशा द्वारा ऐसे लेन देन को कहा जाता है, ये उनके आय का एक बड़ा हिस्सा है। ईशा फाउंडेशन अपने द्वारा बेचे गए सर्विसेज, जैसे कि योगा सेशन, आध्यात्मिक यात्राएं और अपने द्वारा बेचे गए सामान को भी डोनेशन के श्रेणी में दिखाती है। लेकिन ईशा ऐसा क्यों कहती है कि उनकी आय मुख्य तौर पर डोनेशन से आती है? इसका जवाब है, ईशा एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट या धर्मार्थ संस्था है, जिस वजह से कानूनन उसे टैक्स देने से छूट प्राप्त है। इसीलिए वो साधारण व्यापारिक लेन देन के लिए भी डोनेशन की रसीद काट देती है। डिंडीगुल में जैविक खेती करने वाले 37 वर्षीय नागप्पन गौतम बताते हैं कि मैंने 2017 के आखिर में ईशा के मदुरई केंद्र से 3 बार पौधे खरीदा, एक बार 8,000 के और 2 बार 3,000 के।
उन्होंने मुझे कोई बिल नहीं दिया और मैंने भी नहीं मांगा क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था। फिर 4-5 महीने बाद मुझे एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि मैंने ईशा को 1242 रुपये का दान दिया है। उन्होंने मुझे उस दान की एक रसीद भी भेजी, लेकिन वो तो दान था ही नहीं, वो तो साधारण सा व्यापारिक लेन देन था। और मैंने फिर 14,000 का एक सामान खरीदा और उन्होंने फिर से वैसे ही एक दान की रसीद भेज दी 1242 रुपये की। रसीद पर लिखा था कि मैंने ईशा आउटरीच को दान किया है, जिसे भारतीय आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 80G के तहत कर से छूट मिला हुआ है। लेकिन ये तो बेईमानी है, वो अपने सारे पैसों को दान की राशि के रूप में दिखाकर कर देने से बचना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना था। 2014 में भारतीय मूल की एक स्वीडिश नागरिक ने ईशा के खिलाफ कोयम्बटूर के अलंदुरई पुलिस थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। जया बालू का कहना था कि उन्होंने फाउंडेशन को एक योगा सेशन और यंत्र अनुष्ठान के लिए 4,50,000 रुपये भुगतान किए, लेकिन उन्हें उसके रसीद देने के बजाय एक दान की रसीद पकड़ा दी गई। वो अपने शिकायत में लिखती हैं कि मुझे लगा ये योगा सेशन और यंत्र अनुष्ठान की फीस है, क्योंकि दान तो अपने मन से दिया जाना चाहिए, किसी के द्वारा जुगाड़ बिठाने से नहीं। जिया अपने पैसे वापस मांगती हैं, लेकिन ईशा की तरफ से साफ इनकार कर दिया जाता है। उन्हें अपना पैसा 2015 में वापस मिला, जब एक स्थानीय वकील जेडी सुकरात और उनके दोस्त जया की मदद के लिए आए। जेडी सुकरात बताते हैं कि जया बालू दिसंबर 2014 में ईशा फाउंडेशन आई। वो यंत्र अनुष्ठान के लिए आए कुछ विदेशों के समूह का हिस्सा थी। उन्हें एक ध्यान के कार्यक्रम में भाग लेने के साथ साथ एक पत्थर को सदगुरु से आशीष दिलवानी थी। उनका मानना था कि सदगुरु के आशीष के बाद उस पत्थर से उन्हें शांति और समृद्धि मिलेगी। जया बालू उस अनुष्ठान और उस पत्थर के लिए 4.5 लाख रुपए देती हैं। अनुष्ठान खत्म होने के बाद स्टाफ ने विजिटर्स को बताया कि पत्थरों को उनके घर पर कुरियर से भेजा जाएगा, जिसके लिए उन्हें 1,50,000 रुपये और देने होंगे। तब तक जया बालू को उनका खेल समझ आ गया था और वो केवल अपना बैग उठाकर उनके केंद्र से बाहर निकल गई। यौगिक और आध्यात्मिक सेवाएं बेचने के अलावा ईशा और भी कई व्यापारिक कामों में जुड़ी हुई हैं। इनमें ईशा फूड्स एंड स्पाइसेस, ईशा क्राफ्ट्स, ईशा नेचुरो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, ऊर्जावान एग्रो सॉल्यूशंस, त्रिशूल फाउंडेशन, त्रिशूल शेल्टर्स, कृषि लैंड फार्म्स, ईशा आरोग्य, ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेस, ईशा लाइफ रिसर्च फाउंडेशन, ईशा लाइफ फिटनेस सिस्टम, ईशा कैपिटल, ईशा प्रोडक्ट्स एंड वेलनेस, ये सब शामिल हैं। इन कंपनियों को संचालन करने वाले बोर्ड मेंबर्स में डिजाइनर सत्यपाल के बेटे पुनीत नंदा, ईशा लीडरशिप एकेडमी के डायरेक्टर और एबीएन एमरो बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष ममिता बेन शर्मा, ईशा विद्या के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनोद हरी, ईशा लाइफ के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण मूर्ति और जग्गी वासुदेव की बेटी राधे जग्गी भी शामिल हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2019 से 2020 के बीच ईशा द्वारा इन सभी कंपनियों से लगभग 117 करोड़ रुपए कमाए गए। ईशा फाउंडेशन के द्वारा आध्यात्मिक यात्राओं को बेचकर भी काफ़ी रुपए कमाया जाता है। वासुदेव के साथ 13 दिन की कैलाश मानसरोवर की यात्रा का खर्च 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। जो भक्त इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उनके लिए कुछ सस्ता पैकेज भी है। पवित्र पहाड़ तक जाने का शुल्क किरोंग के रास्ते 2,75,000 रुपये, लहासा के रास्ते जाने का 3,45,000 रुपये और लहासा और अली के रास्ते जाने का 5,50,000 रुपये प्रति व्यक्ति। लेकिन इन सस्ते पैकेजों में यात्री को बस एक बार वासुदेव से मिलना होता है, जिसे दर्शन का नाम दिया गया है। 2,75,000 और 3,45,000 रुपये वाले पैकेज में श्रद्धालुओं को 60-60 के समूह में भेजा जाता है और 5,50,000 रुपये वाले पैकेज में 30 लोगों का समूह होता है। इस साल कोविड की वजह से यात्रा बाधित होने से पहले ही 2,75,000 के 60 लोगों वाले 17 समूह बुक किए जा चुके थे। 3,45,000 वाला 4 समूह बुक किया गया था और 5,50,000 वाला 2 समूहों का बुकिंग किया जा चुका था। अब हिसाब आप खुद ही लगा सकते हैं। हिसाब लगाते लगाते मेरा कैलकुलेटर बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इसी तरह वासुदेव के साथ मोटरसाइकिल पर हिमालय की 12 दिनों की यात्रा का दाम 12 लाख रुपये प्रति व्यक्ति है। वासुदेव के संगत में 5 दिनों की यात्रा वाराणसी की 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति है और बिना वासुदेव के 50,000 रुपये है। मैसूर की चामुंडी पहाड़ियों की यात्रा का 3 से 4 लाख रुपये और रामेश्वरम या मदुरई की 5 दिनों की यात्रा, इसका शुल्क 45,000 रुपये है। सबसे सस्ता यही है फिर तो। एक सरसरी तौर पर किए गए आंकलन से पता चलता है कि ईशा इस तरह की आध्यात्मिक यात्राओं को बेचकर करीब 60 करोड़ रुपए सालाना कमाती है। ये सब के अलावा ईशा कैंपस में होने वाला वार्षिक महाशिवरात्रि का उत्सव भी एक बड़ी इनकम का जरिया है, जिसका टिकट 250 से 50,000 तक जाता है। 2020 में लगभग 10 लाख लोग इस उत्सव में हिस्सा लिए। उत्सव के दौरान 4 दिन वहाँ पर रहने का शुल्क लिए गए सुविधाओं के हिसाब से 50,000, 1.5 लाख या 2.5 लाख रुपये हो सकता है। 2021 के महाशिवरात्रि उत्सव में हिस्सा लेने वाले वासुदेव के एक फॉलोअर बताते हैं कि मैंने 1,50,000 रुपये वाला कार्यक्रम खरीदा था और उसी पैकेज में हम करीब 300 लोग थे, यानी कि केवल इस पैकेज से 4 दिनों के अंदर 4 करोड़ 50 लाख रुपए की आमदनी है। इसी तरह ईशा द्वारा कई सारी आध्यात्मिक सेवाएं और अपने सामानों को बेचा जाता है और उससे होने वाली आमदनी को दान के रूप में दिखाया जाता है, जो कि सीधे तौर पर एटीजे अनुच्छेद का उल्लंघन है और टैक्स देने से बचने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। एटीजे के अंतर्गत कर से छूट पाने की एक शर्त यह भी है कि संस्था का सांप्रदायिक और व्यापारिक गतिविधि से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जबकि ईशा फाउंडेशन इन दोनों प्रकार की गतिविधियों में साफ तौर पर शामिल है। इस बड़ी धोखाधड़ी को आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने लाने के लिए 2018 में अक्षिमुतु शंकर ने एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई थी। इसके संबंध में शंकर का कहना है कि मुझे आयकर विभाग के कमिश्नर का फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने उन्हें शिकायत भेजी। मैंने हाँ में जवाब दिया और मेरे पास जो रसीद और
बाकी सबूत है उन्हें जमा करने की पेशकश की। लेकिन 3 साल पहले उस फोन कॉल के बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। जब आयकर विभाग में छूट के कमिश्नर के रवि रामचंद्रन से पूछा गया कि क्या शंकर के शिकायत को जांच कर सुलझा दिया गया, तो उनका कहना था कि शिकायतकर्ता को हमसे वापस संपर्क करना चाहिए, मैं इस मामले को देखूंगा, अगर कुछ गड़बड़ी है तो हम सही कदम उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले शिकायत को देखना जरूरी है। कोयम्बटूर के एक वकील क्लायर असू कहते हैं कि ईशा के खिलाफ दर्ज कराई गई शंकर की शिकायत कानूनी तौर पर सही थी। वो कहते हैं कि एटीजी छूट गैर सांप्रदायिक संस्थाओं पर लागू होती है, लेकिन ईशा फाउंडेशन सभी प्रकार की सांप्रदायिक गतिविधियों में हिस्सा लेती है। आजकल वे तमिलनाडु में फ्री टेम्पल्स अर्थात मंदिर मुक्त नाम की मुहिम चला रहे हैं, जो कि एक सांप्रदायिक गतिविधि और स्पष्ट रूप से एटीजी का उल्लंघन है। ईशा के द्वारा अपने वित्तीय साधनों और अपने ऊपर लग रहे टैक्स चोरी के आरोपों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। ईशा फाउंडेशन के द्वारा बड़े तौर पर प्रचारित पर्यावरण अभियान कावेरी कॉलिंग भी उनके व्यापारिक लेन देन को दान के रूप में दिखाने के हथकंडे से बचा नहीं है। सितंबर 2019 में शुरू हुआ नदी घाट के किनारे उसके मूल से यानी कि कर्नाटक में तला कावेरी से लेकर तमिलनाडु के थिरुवरूर तक 639 किलोमीटर में 242 करोड़ पेड़ लगाने की यह अभियान है। वासुदेव ने इस योजना के प्रचार के लिए कई बड़े नेताओं, फिल्म स्टार्स और खिलाड़ियों का उपयोग किया और उनके फाउंडेशन ने 42 रुपये प्रति वृक्ष के लिए डोनेशन का मांग रखा। यह योजना जल्द ही विवादों के घेरे में आ गया। बेंगलुरु के एक वकील एबी अमरनाथ ने कर्नाटक हाईकोर्ट में ईशा के धन को इकट्ठा करने के अभियान पर तुरंत रोक लगाने की याचिका दायर की। नवंबर 2019 में दायर की गई अपनी याचिका में अमरनाथ पूछते हैं कि एक निजी संस्था को सरकारी जमीन पर एक निजी योजना शुरू करने के लिए जनता से इतना सारा पैसा इकट्ठा करने का इजाजत कैसे है। अमरनाथ का कहना है कि उद्घाटन कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए ईशा को 2 करोड़ पौधों की कॉम्पल प्रदान करेगी। वासुदेव ने भी कहा था कि योजना को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। हालांकि नीति आयोग के नियम कहते हैं कि नदियों को पुनर्जीवित करने वाली योजनाओं को सिर्फ राज्य या केंद्र सरकार ही चला सकती हैं। निजी संस्थाएं या एनजीओ केवल उनकी मदद कर सकते हैं। कोई भी निजी संस्था राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी नदी के पुनर्जीवन के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। और इस तरफ ईशा फाउंडेशन एक ऐसी योजना के लिए बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा कर रहा था जिसका पंजीकरण तक नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, ऐसा अमरनाथ का कहना था। उनके द्वारा उठाए गए आपत्ति को मानते हुए जनवरी 2020 में हाईकोर्ट ने माना कि कावेरी कॉलिंग एक पंजीकृत संस्था नहीं है और ईशा के पास इस योजना के लिए धन की उगाही करने का भी कोई आवश्यक मंजूरी नहीं है। अदालत ने कर्नाटक सरकार को ईशा के द्वारा पैसा इकट्ठा किए जाने के दौरान हरकत में न आने की वजह से फटकार लगाई और जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसे लेकर फाउंडेशन को उसका लेखा जोखा देने का निर्देश दिया। उसी साल मार्च में अदालत में जवाब देते हुए ईशा फाउंडेशन दावा करती है कि वो कावेरी कॉलिंग में शामिल नहीं थे। इस योजना को ईशा आउटरीच चला रही थी, जिसने पिछले महीने तक 82 करोड़ 50 लाख डोनेशन इकट्ठा किया था और उसका इस्तेमाल पूरी तरह से पेड़ लगाने के लिए किया गया। इस समय ईशा की वेबसाइट दिखाती है कि इस योजना के लिए 5 करोड़ 60 लाख पेड़ दिए जा चुके हैं, यानी कि 42 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से आप इस डोनेशन को जोड़ सकते हैं, 235 करोड़ रुपए बनती है। कावेरी कॉलिंग की निगरानी के लिए ईशा आउटरीच के बोर्ड मेंबर में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरिजीत पसायत, बिजनेस वुमेन किरण मजुमदार शॉ, पूर्व केंद्रीय जल संसाधन सचिव शशि शेखर, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमुख चंद्रजीत बैनर्जी, टाटा स्टील के पूर्व चेयरमैन बी मुथुरामन और इसरो के पूर्व चेयरमैन एस किरण कुमार शामिल हैं। अपने बचाव में कर्नाटक सरकार ये उजागर करता है कि उसने कावेरी कॉलिंग योजना को स्वीकृति नहीं दी है। उसने केवल कृषि और अन्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ईशा को 2 करोड़ पौधों की कॉम्पल प्रदान की थी। ये योजना किसानों को सस्ते दामों पर पौधा उपलब्ध कराने और अगर पौधा बढ़ता है तो सालाना प्रोत्साहन राशि देने के लिए है। इसके बदले में ईशा को किसानों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना था, ना कि खुद पेड़ लगाने थे। अंत में सरकार ने यह भी कहा कि उसने ईशा को सिर्फ 73,44,000 पौधे दिए, क्योंकि वन विभाग ने सरकार को बताया कि कई अलग अलग प्रजातियों के 2 करोड़ पौधों के कॉम्पल को उगाना संभव नहीं था। इसके बाद वन विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना से स्पष्ट किया कि उन्होंने कावेरी कॉलिंग के लिए न तो जमीन उपलब्ध कराई थी और न ही धन। फरवरी 2021 में ईशा आउटरीच भी इस बात को स्वीकार कर लेता है। इस साल 8 मार्च की सुनवाई पर हाईकोर्ट ये परामर्श देता है कि राज्य को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या ईशा फाउंडेशन ने कावेरी कॉलिंग योजना को एक सरकारी योजना बताकर पैसा इकट्ठा किया है। ईशा आउटरीच ऐसी किसी भी जांच को रोकने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर यह मामला अभी तक अधर में ही लटका हुआ है। अब इतना सब कुछ पता चलने के बाद लगता नहीं है कि आपको कुछ और जानने की जरूरत है, और एक इंसान के जग्गी वासुदेव से सदगुरु बनने के पीछे का प्रक्रिया भी आप समझ चुके होंगे। वैसे मेरा इनसे कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है और ना ही ऐसा कभी हो सकता है। इनफैक्ट मैं खुद इन्हें काफ़ी सुना करता था पहले। खैर, इस वीडियो पर काफ़ी डिसलाइक आने वाला है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो आप भी वो कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो को डिसलाइक करने का मन करे तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक एडवाइस है। खैर, ये बात आप भी मानते होंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन में पूरे सिस्टम को हिला देने की ताकत है, बस आपको फैलाने की जरूरत है। ये इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ लॉन्ड्री के द्वारा पूरा किया गया है। न्यूज़ लॉन्ड्री एक सब्सक्राइबर आधारित विज्ञापन मुक्त मीडिया संस्थान है। इस तहकीकात की ओरिजिनल 3 पार्ट सीरीज़ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और उन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। व्हाट्स द चेंज।